नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में निगमन का आवरण हटाया जा सकता है। कंपनी की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करने के लिए निगमन के आवरण को हटाया जा सकता है। इस संबंध में डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का वाद उल्लेखनीय है। इस वाद में एक ब्रिटिश कंपनी ने एक जर्मन कंपनी द्वारा बनाए गए रबर टायर के व्यापार के लिए बिक्री के लिए स्वयं को इंग्लैंड में निगमित करवाया। इस कंपनी के अधिकांश अंश जर्मन कंपनी ने ही खरीदे थे और एक अंश को छोड़कर शेष अंशधारी शेयर होल्डर्स और निदेशक जर्मन व्यक्ति ही थे। इस प्रकार इस कंपनी का वास्तविक नियंत्रण जर्मन व्यक्तियों के हाथ में ही था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी द्वारा अपने ऋण की वसूली से संबंधित वाद में यह आवश्यकता महसूस की गई कि इस कंपनी की वास्तविक प्रकृति का पता लगाया जाए, क्योंकि जिन व्यक्तियों को ऋण चुकाना था उनकी ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी ब्रिटिश कंपनी पूर्णतः जर्मन व्यक्तियों द्वारा संचालित है और शत्रु कंपनी होने के कारण उसके ऋण को वसूली से रोका जा सकता है। लॉर्ड हाल्सबरी ने निर्णय देते हुए अभिकथन किया कि इस वाद में कंपनी की वास्तविक प्रकृति को देखने हेतु उसके विधिक व्यक्तित्व के आवरण को हटाना आवश्यक एवं उचित था और उक्त कंपनी वास्तव में शत्रु कंपनी की होने के कारण उसका वाद खारिज कर दिया गया। दूसरी स्थिति है कंपनी के निगमित अस्तित्व की ओट में कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुचित कर लाभ की आशंका होने पर। इस संबंध में बूफा एच गजदर बनाम आयकर आयुक्त मुंबई का वाद उल्लेखनीय है। इसमें वादी को चाय की कंपनी के अंशधारी होने के नाते कुछ लाभांश प्राप्त थे। आयकर अधिनियम में कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। कंपनी की 60% कृषि आय आयकर से छूट के रूप में प्राप्त थी और 40% आय और बिक्री पर कर लगना था। वादी ने तर्क दिया, जब अपना निजी आयकर चुकाना था उसको, तो उसने तर्क दिया कि चाय कंपनी से प्राप्त लाभांश की आय पर 60% छूट इस आधार पर मांगी कि वह आय कंपनी की आय का ही प्रतीक थी। परंतु न्यायालय ने उसके तर्क को खारिज करते हुए यह विनिश्चित किया कि यद्यपि चाय कंपनी की आय कृषि आय मानी जाती है, लेकिन जब वह आय उसके अंशधारियों में वितरित हो जाती है तो कृषि आय के रूप में नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड के वाद में अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में जहां यह संभावना प्रतीत हो कि कंपनी ने स्वयं का निगमन टैक्स की चोरी की नीयत से कराया है, तो न्यायालय उस कंपनी के निगमित अस्तित्व को नज़रअंदाज करके निगमन का आवरण हटाकर उसके वास्तविक स्थिति की जांच कर सकता है। एक अन्य स्थिति है कि कंपनी के निगमन के पीछे किसी कपटपूर्ण उद्देश्य की आशंका होने पर। इस संबंध में गिलफोर्ड मोटर कंपनी बनाम हॉर्नी के वाद महत्वपूर्ण है। इसमें एक वादी कंपनी ने हॉर्नी की प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति इस शर्त के आधार पर की कि अपने कार्यकाल के दौरान तथा उसके पश्चात वो कंपनी के ग्राहकों को प्रलोभन देकर नहीं तोड़ेगा। एक करार के द्वारा हॉर्नी की नियुक्ति समाप्त कर दी गई। कुछ समय पश्चात हॉर्नी ने स्वयं का कारोबार प्रारंभ किया और कंपनी के ग्राहकों को अपनी ओर प्रलोभन देकर मिला लिया। कंपनी द्वारा हॉर्नी के विरुद्ध वाद लाने पर न्यायालय ने निर्धारित किया कि हॉर्नी द्वारा कपट किया गया है और
वास्तव में उसके द्वारा स्थापित वादी कंपनी वास्तव में हॉर्नी द्वारा स्थापित कंपनी वादी कंपनी के ग्राहकों को अपनी ओर आकृष्ट करने का एक माध्यम मात्र थी जो कपट से प्रेरित थी। इसी प्रकार शुभ्रा मुखर्जी एवं अन्य बनाम मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि पक्षकारों के मध्य हुए किसी संव्यवहार का वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य जानने के लिए भी निगमन के आवरण को हटाया जा सकता है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम ब्रजनाथ गांगुली के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि यह पता लगाने के लिए कि अपीलार्थी कंपनी संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए राज्य की एक इकाई है या केवल एक एजेंसी मात्र है, निगमन के आवरण को हटाया जाना न्यायोचित ठहराया न्यायालय ने। इसके बाद एक स्थिति आती है कि लोक नीति या लोक कल्याण की अपेक्षा में निगमन का आवरण हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ परिस्थितियों में यह पता लगाना आवश्यक हो जाता है कि निगमित निकाय के पीछे वास्तविक स्थिति क्या है, लोक नीति को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याण की अपेक्षा के लिए। डिक्स बनाम ग्रांड जंक्शन कैनाल कंपनी के बाद में मुकदमे के पक्षकार कंपनी में लॉर्ड चांसलर का एक अंश के धारक के रूप में हित था। अतः न्यायाधीशों ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को परामर्श दिया कि लॉर्ड चांसलर के हित ने उन्हें मामले की सुनवाई के लिए बैठने के अयोग्य बना दिया है, क्योंकि यह लोकनीति के विरुद्ध होगा। इसी प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा के क्रियान्वयन के लिए भी निगमन का आवरण हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि एक सरकारी कंपनी सरकार का स्वयं का एक लघु रूप है, जिसने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निगमन की परिस्थिति प्राप्त कर ली है। अतः निगमित मुखट्टे के माध्यम से सरकार के कारोबार का संचालन होता है, इसलिए उसका कार्य लोक कल्याण में है या नहीं, लोकहित में है या नहीं, इसका निर्धारण करने हेतु कभी कभी उसके निगमन के आवरण को हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। कंपनी में घटित किसी अर्ध आपराधिक मामले की यथार्थ स्थिति से अवगत होने के लिए भी निगमन के आवरण को हटाया जा सकता है। कभी कभी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी निगमन की आड़ में ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जो आपराधिक किस्म की हो सकती हैं। अतः ऐसे प्रकरण में माफ़ कीजिएगा, वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए न्यायालय निगमन के आवरण को हटाकर तथ्यों की जांच कर सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्कीपर कंस्ट्रक्शंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बाद में न्यायालय ने देखा कि कंपनी के अधिकारियों ने अपने दुष्कृत्यों से कंपनी की संपत्ति स्वयं के और अपने सगे संबंधियों के नाम अवैध रूप से अंतरित करा ली है। अतः उनकी संपत्ति की जब्ती और कुर्की को न्यायालय ने न्यायोचित ठहराया। इसके बाद एक स्थिति है कि जहां यह पाया जाए कि कंपनी का निर्माण केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि कामगारों को बोनस आदि न देना पड़े या बहुत कम देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद कामगार एसोसिएट रबड़ इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर बनाम एसोसिएट रबड़ इंडस्ट्रीज के वाद में इसी से संबंधित निर्णय दिया। इस वाद में मूल कंपनी ने एक नई कंपनी बनाई जिसकी स्वयं की कोई आस्तियां एसेट्स नहीं थी और उस नई कंपनी में लगाई गई सारी पूंजी वास्तव में मूल कंपनी की ही थी। इस कंपनी का न तो स्वयं का कोई कारोबार था और न ही कोई लाभ सिवाय इसके कि वह स्वयं को हस्तांतरित किए गए शेयरों पर लाभांश कमाती थी। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि मूल कंपनी द्वारा
इस नई कंपनी का निर्माण केवल इस आशय से किया गया था ताकि मूल कंपनी का सकल लाभ कम दर्शाया जाए और उसे अपने कर्मचारियों को लाभांश वितरित न करना पड़े या बहुत ही कम वितरित करना पड़े। अतः न्यायालय ने आदेशित किया कि उक्त नई कंपनी का लाभ भी मूल कंपनी के लाभ में जोड़ा जाए और कुल लाभ में कर्मचारियों को बोनस की राशि वितरित किया जाए। न्यायालय ने यह भी विनिश्चित किया कि इस प्रकार के प्रकरण में न्यायालय को केवल नई कंपनी के अस्तित्व मात्र से संतुष्ट न होकर उसके पीछे छिपे वास्तविक आशय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज्योति लिमिटेड बनाम कमलजीत कौर भसीन के वाद में विनिश्चित किया कि यदि किसी निगमित कंपनी द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जाती है तो यह जनहित में होगा कि उसके निगमन के आवरण को हटाकर यह पता लगाया जाए कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, ताकि उन्हें न्यायालयीन अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित किया जा सके। तो इन 6 स्थिति या 6 आधारों के अतिरिक्त भी यदि न्यायालय को यह स्वयं विवेक से लगता है कि किसी कंपनी के निगमन के आवरण को हटाया जाना आवश्यक है तो न्यायालय ऐसा कर सकता है। इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यू हॉरिजन्स कंपनी बनाम भारत संघ के वाद में अभिकथन किया कि कंपनी के निगमन को हटाने संबंधी वाद सालोमन बनाम सालोमन में प्रतिपादित नियम आज भी प्रासंगिक है। यद्यपि ऐसे मामले अपवादात्मक होते हैं, फिर भी इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। अब निगमन का आवरण हटाना और निगमन का सारांश देखें तो इसको संक्षिप्त रूप में 2 पंक्तियों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि निगमित कंपनी के लाभ केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए हैं जो अपना कारोबार सच्चाई और ईमानदारी से और पूर्ण निष्ठापूर्ण तरीके से करते हैं तथा निगमन का प्रयोग अपने दायित्व से बचने के लिए या कपटपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।